आज का जो अध्याय मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रांस की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और ये फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण है इसके विषय में आज आपको बताऊंगा। तो ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, उसके क्या क्या कारण है उसके विषय में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कारण है वह है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण जो है उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं। निरंकुश राजशाही का होना, राज दरबार की विलासिता का होना, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का होना, अति केंद्रित प्रशासन का होना, प्रशासनिक व्यवस्था का होना, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता का होना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होना। इन कारणों के कारण ही फ्रांसीसी की क्रांति हुई और ये इनके राजनीतिक कारण है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक कारण के विषय में। तो यहाँ पर कुछ सामाजिक कारण दिए हुए हैं। एक पादरी वर्ग का होना, कुलीन वर्ग के कारण, कृषक वर्ग के कारण, मजदूर वर्ग के कारण और मध्यम वर्ग के कारण। तो ये जो आपके कारण दिए हैं, ये 5 कारण, ये कौन से कारण के अंतर्गत आ जाते हैं? सामाजिक कारण हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखेंगे हम इस फ्रांस की क्रांति के लिए। तो आर्थिक कारण में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के विषय में बात करेंगे, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर प्रणाली, वसूली की व्यवस्था, व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध के विषय में, बेकारी की समस्या क्या है और सैनिक का असंतोष किस प्रकार से व्याप्त रहा, इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस की क्रांति के विषय में। फ्रांस की क्रांति 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, तो आपको क्या याद होना चाहिए, फ्रांस की जो क्रांति है वो 18 सदी में 1789 में हुई थी। और इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव कहाँ से कहाँ तक पड़ा, इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। और ये कौन सा व्यापक प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा इस क्रांति का व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। विकास की बात करें दोस्तों, तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का जो विकास है वह संपूर्ण विश्व में हुआ। उसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, जब ये क्रांति संपन्न हुई तो उस समय इसने सारे विश्व में किसी न किसी प्रकार की छाप जरूर छोड़ा। इसलिए इस क्रांति को कहते हैं विश्व रूपी क्रांति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम फ्रांसीसी क्रांति के कारण। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण में राजनीतिक कारण को यहाँ पर लेकर आया है। और राजनीतिक कारण में आपको बताना चाहूँगा कि निरंकुश राजशाही क्या है। निरंकुश राजशाही का मतलब ये होता है कि यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्ति का होना और अन्य व्यक्ति के पास शक्ति का ना होना, इन निरंकुश राजशाही के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पर अगला पॉइंट है, राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। जी हाँ दोस्तों, राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। इसका मतलब यह है कि राजा अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे, जैसा चाहे वैसा जनता के साथ कर सकता था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता। जी हाँ दोस्तों, वह कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ, मुझे राजा बनाया गया है और ईश्वर के प्रतिनिधित्व होने के कारण ही मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूँ और सारी शक्ति ईश्वर ने मुझे ही प्रदान की है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, फ्रांस के बूर्बो वंश का सम्राट लुई 14वां। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक लुई 14वां जो सम्राट था वह दमपूर्वक कहता था लोगों को कि मैं ही राज्य हूँ। और लुई 16वां का कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है। और इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध माना जाता था। यदि वहां के रह रहे लोग बाग यदि राजा की बातों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से दंडित किया जाता था। तो राजनीतिक कारण में निरंकुश राजशाही आपको पता होना चाहिए। निरंकुश राजशाही क्या होती है? निरंकुश राजशाही का मतलब होता है किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी सत्ता का होना और वह अपने इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा जनता के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम राज दरबार की विलासिता। विलासिता का मतलब होता है कि एक ऐसा जीवन जीना जो इसमें पूरा सुख समृद्धि हो और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, ऐसे जीवन को विलासिता कहते हैं। तो राज दरबार की विलासिता क्या है? फ्रांस का दरबार विलासिता का केंद्र था। विलासिता का केंद्र का मतलब ये है कि वहाँ पे जितने भी कर्मचारी और जो वर्ग वहाँ पे कार्य कर रहे थे अधिकारी के रूप में, वो सब किसी न किसी प्रकार से विलासिता का जीवन जी रहे थे, मतलब सुख का भोग कर रहे थे। जनता से वसूला गया धन निर्ममता पूर्वक राजा अपने भोग विलास और आमोद प्रमोद पर खर्च करता था। जी हाँ दोस्तों, जो कर वहाँ पे जनताओं से वसूला जाता था, मजदूरों से वसूला जाता था, किसानों से वसूला जाता था, उसका उपयोग जनता के लिए ना करके वह किसके लिए करता था? विलास आमोद और प्रमोद के लिए, अपने ही उपभोग के लिए कर लेता था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात की जाए तो दोस्तों, प्रशासनिक का मतलब ये होता है कि राजा के शासन में जो लोग काम करते थे वो किसी न किसी प्रकार से भ्रष्ट थे। तो कोई न कोई रूप से वो अधिकारी भ्रष्ट थे। तो इसमें सारे अधिकारी क्या थे? वहाँ पे भ्रष्ट थे। राजा के जो प्रमुख पद है, राजा के लिए जो प्रमुख पद का गठन किया गया तो उसमें किसी भी प्रकार से योग्यता के आधार पर उनका चयन नहीं किया जाता। पैरवी का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे चापलूसी की जाती थी। जिसने किसी का
पक्ष लेकर आ गए कि ये हमारा व्यक्ति है, इसका यहाँ पर इस पद में होना चाहिए, तो उस व्यक्ति का हो जाता था। लेकिन जिसके पास योग्यता है उसे उस पद में नहीं बैठाया जाता था। ये बात है, पैरवी पर नियुक्ति की जाती थी। पदाधिकारियों एवं दरबारी के जो व्यक्ति रहते थे वो सभी एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध क्या रचते थे, षड्यंत्र रचा करते थे। इससे क्या होता था, प्रशासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और यह प्रभाव पड़ने के कारण यह भी एक ऐसे राजनीतिक कारण है जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। अब बात करते हैं दोस्तों अति केंद्रीकृत प्रशासन की। अति केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब होता है कि किसी एक ही स्थान पर पूरे का पूरा प्रशासन का जोर इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पर क्या है, सारी शक्ति राजा के हाथों में ही केंद्रित थी और इच्छा और सहमति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकते थे। स्वायत्त प्रशासनिक संस्थाओं का प्रचलन भी नहीं था। स्वायत्त प्रशासनिक संस्था का मतलब होता है कि कोई भी स्वयंसेवक संगठन नहीं था जिसमें कोई भी स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यहाँ पर जो फ्रांस में जो भी शक्ति थी, जो भी कार्य किए जाते थे, वह सिर्फ राजा के अनुसार ही होते थे। राजा की इच्छा और सहमति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं था, और इस प्रकार की कोई प्रशासनिक संस्थाएं नहीं थी जिसके कारण वहाँ का संचालन ठीक से चल सके। तो यह एक अति केंद्रीकृत प्रशासन भी एक राजनीतिक कारण था जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। अगली बात करते हैं दोस्तों प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासनिक अव्यवस्था का मतलब कि जिस तरह से प्रशासन होना चाहिए था उस प्रकार से वहाँ का प्रशासन नहीं था, प्रशासन में अव्यवस्था फैली हुई थी। तो इसका मतलब है एक रूपता का वहाँ पे हमेशा क्या रहा, अभाव रहा। और यहाँ पे अलग अलग कानून थे, अलग अलग कानून थे मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून थे। जैसे कहने का मतलब ये है कि प्रशासन में कोई व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है, अगर वह एक मामूली सी जनता कोई अपराध करती तो उसके लिए दंड अलग था, और वहीं प्रशासन कोई अधिकारी वहाँ पर दंड अपराध करता तो उसके लिए दंड की व्यवस्था अलग थी। इसलिए कहा गया कि वहाँ पर जो शासन था उस प्रशासन में अलग अलग कानून की व्यवस्था थी। माप तौल की जो प्रणाली थी, न्याय व्यवस्था थी, और कानून तथा मुद्रा का जो प्रचलन था उसमें भी क्या था, एक रूपता का अभाव था। एक रूपता का अभाव था मतलब किसी प्रकार से एक व्यवस्था नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि जो कुलीन वर्ग थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी और जो आम जनता थी उनके लिए एक अलग ही व्यवस्था थी। अगली बात करते हैं दोस्तों न्याय व्यवस्था की दुर्बलता। न्याय व्यवस्था की दुर्बलता का कहने का मतलब है कि जो वहाँ पर न्यायालय होते थे वहाँ पर क्या है, जनता के पक्ष में निर्णय न जाके प्रशासन के पक्ष में ज़्यादातर निर्णय जाते थे, और वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी वह दुर्बल थी। अच्छे जज नहीं थे वहाँ पर, सुव्यवस्थित वहाँ पर किसी प्रकार से न्याय की व्यवस्था नहीं थी। अनेक दुर्गुण वहाँ पे क्या थे, विद्वान थे, और ये जो न्याय व्यवस्था थी अत्यंत ही महंगी थी, और छोटे छोटे मुकदमे के लिए भी अत्यधिक धन को क्या करना पड़ता था, खर्च करना पड़ता था, जिससे छोटे वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग ये क्या होते थे, इससे प्रताड़ित होते थे, जिसके कारण यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था की दुर्बलता होना यहाँ पे मेन फ्रांस की क्रांति का एक घटक माना गया। राजज्ञ या लेटर दी कैचे। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया की एक सबसे विचित्र व्यवस्था ये थी राजज्ञ या लेटर दी कैची। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसके आधार पर, राजज्ञ या लेटर के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे डायरेक्ट क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसे दंडित किया जा सकता था, भले ही उसने वह गुनाह किया हो या ना किया हो गए। तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण फ्रांस की क्रांति घटित हुई। अगली बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे स्वतंत्र नहीं था किसी भी प्रकार से अपनी बात कहने का, या तो भाषण के रूप में या पत्र के रूप में या किसी अन्य तरीके से। तो वहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हमेशा अभाव देखा गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई भी स्थान नहीं था, और कोई व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा सकता था, और जो व्यक्ति आवाज़ उठाता था उसे दंडित किया जाता था। और भाषण, लेखन एवं प्रकाशन पर कठोर नियंत्रण था, प्रकाशन नहीं कर सकते थे। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी, आप किसी भी तौर पर अपने धर्म का वहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते और ना ही अपने धर्म को मान सकते थे। वहाँ का जो राजधर्म था, फ्रांस का मेन राजधर्म क्या था, कैथोलिक धर्म था, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी। प्रोटेस्टेंट जो धर्मावलंबी है वो कौन थे, वो ऐसे व्यक्ति रहे होते थे जो ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, उनको कहा जाता था प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी। अब बात करते हैं दोस्तों सामाजिक कारण। अभी हमने राजनीतिक कारण देखा, अब देखते हैं दोस्तों सामाजिक कारण। सामाजिक कारण की सबसे पहली बात हम करते हैं पादरी वर्ग। पादरी का वर्ग का मतलब ये होता था, ये क्रिश्चियन हुआ करते थे और ये क्रिश्चियन अपने अनुसार वहाँ का शासन चलाते थे। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च ही पैन था। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती थी, तो उसे किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं थी। देश की भूमि का जो 5वां भाग था वह किसके पास था, चर्च के पास था, और उसके पास जो संपत्ति थी लगभग 30 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लेकिन उस पर जो है था, लोगों पर जो कर लगाया जाता था उस पर भी उनका विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च की अपार संपत्ति पादरी भोग विलास में का जीवन बिताने में खर्च कर देते थे। जितनी भी वहाँ पे चर्च की संपत्ति रहती थी उसका वहाँ के लोगों के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, केवल वहाँ के पादरी, वहाँ की
अधिकारी जो क्या करते थे, भोग विलास में उस धन का खर्च कर देते थे। अर्थात कर कर जो वसूला जाता था प्रशासनिक कार्य में उसका उपयोग नहीं किया जाता था, केवल भोग विलास में इसका उपयोग कर लिया जाता था। वे पूर्णतः सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो हमेशा क्या करते थे, वहाँ के जो पादरी वर्ग थे एक सांसारिक जीवन ही व्यतीत करते थे, उन्हें किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता था। अब बात करते हैं दोस्तों कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग की अगर बात की जाए तो कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो बड़े वर्ग होते हैं, मतलब जो पहले से ही सर्व संपन्न होते हैं, जिनके पास बहुत अधिक धन संपदा होती है, उन वर्गों को कुलीन वर्ग कहते हैं। और जिनके पास सारी सुख सुविधाएं संपदा हो, वो एक किसी न किसी व्यक्ति पर वह अधिकार जमा ही लेता था। तो सुविधा युक्त एवं सर्वसंपन्न समाज था ये। इनके पास अनेक विशेषाधिकारी थे और राज कर से मुक्त थे। जी हाँ दोस्तों, कुलीन वर्ग जो था वहां पर उनको राजकीय कर बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता था, और ऊंचे ऊंचे जितने भी पद होते थे उन पदों में कुलीनों को ही बैठाया जाता था। और कुलीनों के विशेष अधिकार से वहाँ की जो साधारण जनता थी बहुत ही प्रताड़ित थी। इसी कारण साधारण जनता लोगों को क्रांतिकारी बनाया गया और क्रांतिकारी उन्होंने बनने में वो मजबूर हो गए। कृषक वर्ग की बात करें, जी हाँ दोस्तों, कृषक वर्ग हमेशा बोझ से दबा हुआ था। सबसे अधिक शोषित अगर किसी की बात की जाए तो फ्रांस की क्रांति होने के लिए कृषक वर्ग बहुत ही शोषित था और बहुत ही पीड़ित था। उन्हें हमेशा किसके कर का बोझ में दबा दिया जाता था। राज हुआ, चर्च और जमींदार, उन सभी व्यक्ति को क्या करना पड़ता था, उसको कर देना पड़ता था। और कृषक की जो अपनी स्थिति है वो सुधार लाना चाहते थे लेकिन सुधार नहीं हो पाए। इसी कारण सिर्फ एक क्रांति ही एक मार्ग बचा था, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति गठित हुई और कृषक वर्ग ने भी उसमें अपना सहयोग दिया और भाग लिया। अगली बात करते हैं दोस्तों मजदूर वर्ग। जैसे कृषक वर्ग है वैसे ही मजदूर वर्ग भी शोषित एवं प्रताड़ित था। उनकी दशा भी अत्यंत दयनीय थी। घरेलू उद्योग धंधों का विनाश हो चुका था और वे हमेशा बेरोजगार थे। और वो बेरोजगार होने के कारण कहाँ पे भाग गए थे, पेरिस भाग गए थे। और इसी कारण क्रांति के समय मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह भी क्या हुआ, तैयार हो गया था उस क्रांति में भाग लेने के लिए। तो आपको मजदूर वर्ग के विषय में भी ये छोटी छोटी जानकारी पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जानकारी। मध्यम वर्ग की बात करें, जी हाँ दोस्तों, मध्यम वर्ग वो वर्ग होता है जो ना तो किसान था और ना ही कुलीन था और उनके बीच का वर्ग था। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता से ग्रसित थे। तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक यदि असंतोष किसी में देखा गया तो वह किस में देखा गया, मध्यम वर्ग में देखा गया। इसीलिए इस क्रांति का जो संचालन और नेतृत्व की बागडोर जिसके ऊपर सौंपी गई वो किसके ऊपर सौंपी गई थी, मध्यम वर्ग पर। और मध्यम वर्ग किससे, सामाजिक असमानता से पीड़ित था और वो सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहता था। अगली बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारण। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक कारण जैसे ही यहाँ पे आपने आर्थिक पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर धन की व्यवस्था ना हो पाना ही आर्थिक कारण की एक सब आर्थिक कारण होता है। तो यहाँ पर इसका क्या मुख्य कारण है, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के होना। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था मतलब धन का जो संग्रह था वह व्यवस्थित रूप से होता था। फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, अव्यवस्थित थी। राजकीय आय जो भी उनको मिलता था और राजा की जो भी मिलता था वह राजा की व्यक्तिगत आय में अंतर नहीं था। मतलब राजकीय आय और राजा की व्यक्तिगत जो आय थी उसमें कोई भी अंतर नहीं था। किसी भी स्रोत से जो धन मिलता था, कितना मिलता था, उसका खर्च किस प्रकार से किया जाए उसका कोई भी निश्चित रूप नहीं था। और उनका कितना खर्च किया जाए, कहाँ किया जाए, इसका कोई निश्चित अनुमान भी नहीं लगाया जाता था। निश्चित योजना के अभाव में ही आर्थिक तंगी आई थी। इसी कारण ये आर्थिक कारण भी क्या है, फ्रांस की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अब बात करते हैं दोस्तों दोषपूर्ण कर व्यवस्था। दोषपूर्ण कर व्यवस्था का मतलब होता है कि जिस रूप में कर लगाया जाना चाहिए तो उस रूप में कर नहीं लगाया जाता था। कुलीन वर्ग को, राजाशाही वर्ग को, अधिकारी वर्ग को, चर्च के पादरी लोगों को कर मुक्त कर दिया गया था। फ्रांस की कर प्रणाली दोषपूर्ण कहलाई गई। दो वर्ग कर मुक्त थे जैसे मैंने पहले बताया, एक तो कौन थे, हमारे पादरी व्यक्ति थे, और दूसरे कुलीन वर्ग किससे, कर से मुक्त थे। कर का जो सारा बोझ था तृतीय वर्ग अर्थात किसानों पर और मजदूरों पर थोप दिया गया था। कहा जाता है कि फ्रांस में पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं और जनता कर देती है। तो ये तीन बातें कह गई। तो कौन कौन, पादरी क्या करते थे, सिर्फ पूजा करने का काम करते, कुलीन का काम था युद्ध करना और जनता का सिर्फ एक ही काम था, कर देना। तो इसी कारण क्या थी, ये दोषपूर्ण कर व्यवस्था थे। किसी एक व्यक्ति पर ना होकर सभी पर ना होकर किसी एक ही वर्ग पर उसे थोप दिया गया था। इसी कारण क्या थे कि जो जनता थी वहाँ की, एक किसान और मजदूर वर्ग की जनता, उनमें क्या हुआ, असंतोष व्याप्त हुआ और असंतोष होने के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति हुई। अब बात करते हैं दोस्तों कर वसूली के प्रणाली। कर वसूली की जो प्रणाली थी, कर कोई निश्चित रूप में नहीं वसूल किए जाते थे और कर को क्या लेने के लिए एक ठेका में दे दिया गया। मतलब कुछ व्यक्तियों को एक ठेका दे दिया जाता था कि आप इतना कर वसूल को लेकर आओगे तो आपको इतने का इतना भाग आपको दे दिया जाएगा। तो वो ठेका पर कर वसूला जाता था और जिससे क्या थे, वो लोग बाग अधिक से अधिक कमाई करने के लिए अधिक से अधिक कर भी किसान वर्ग से और वहाँ के मजदूर वर्ग से वसूला करते थे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट।
व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध की बात करें, देखो व्यापारिक एवं व्यावसायिक मतलब जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते थे और व्यावसायिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते थे, उनमें हमेशा अवरोध उत्पन्न किया जाता था, जिसके कारण क्या था, वहाँ का विकास ठप हो गया और अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी व्यापारी और व्यवसायी वर्ग में लगा दिए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनका पतन हुआ, उनके प्रत्येक प्रांत, जिला हुआ, शहर हुआ, स्थान और विभिन्न प्रकार में उनको क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। अब जो व्यक्ति जितना कमाता था वह उनकी जितनी भी आर्थिक स्थिति में किस में चली जाती थी, कर में चली जाती थी। इसकी फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता था। अब बात करते हैं दोस्तों बेकारी की समस्या। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता वो व्यक्ति बेकार ही रहते थे, किसी काम के नहीं थे, इसलिए बेकारी की भी समस्या भी फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण था। बेकारी की समस्या ने आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया था। घरेलू उद्योग जो थे, लोग बाग घर में काम करके कोई उद्योग चलाया करते, जिससे उनकी पूंजी आती थी, जिससे घर चलता था, वो उद्योग भी बंद हो गए थे। कारीगर और जो मजदूर थे वो भी क्या हो गए थे, बेकार हो गए थे, मतलब बेघर हो गए थे, किसी प्रकार से उनके पास रोजगार नहीं था। इसी कारण वो भी क्या करे, क्रांति के समर्थक बन गए और उन्होंने भी फ्रांस की क्रांति में भाग लिया। अब बात करते हैं दोस्तों सैनिक का असंतोष। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति, जो वहाँ का राजा वर्ग था, उनके पास जो सैनिक थे उनमें भी असंतोष व्याप्त था। असंतोष क्यों व्याप्त था? क्योंकि जो सैनिक काम करते थे उन्हें ठीक प्रकार से वहाँ पर वेतन नहीं दिया जाता था, लंबे समय तक वेतन नहीं दिया जाता था, और तत्कालीन व्यवस्था से वो हमेशा कहते असंतुष्ट थे। और कुलीन वर्ग के यदि व्यक्ति वहाँ पर सैनिक व्यवस्था में, तो उनके लिए अलग वेतनमान की व्यवस्था की गई थी, और आम जनता और जो किसान वहाँ पे किसान वर्ग और मजदूर वर्ग को सैनिक के रूप में रखा गया था, उनके लिए अलग व्यवस्था थी। भोजन व्यवस्था का भी समुचित प्रबंध नहीं किया गया था। पदोन्नति जो होती थी योग्यता के आधार पर ना होकर किसके आधार पर होती थी, उनकी सिफारिशों के आधार पर होती थी। और उच्च पद पर जो बैठाए जाते थे वो सिर्फ कौन थे, कुलीन वर्ग, जिससे क्या थी, सेना अधिक असंतुष्ट थी। अब बात करते हैं दोस्तों हम बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण का मतलब ये होता है कि बुद्धिजीवी व्यक्ति, बुद्धिजीवी का व्यक्ति का मतलब जो सोचने समझने वाले व्यक्ति थे, जैसे कि दार्शनिक हो गए, जैसे कि पंडित हो गए, और वहाँ पे जो अधिक शिक्षा वाले जो व्यक्ति थे उनकी अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो बौद्धिक व्यक्ति थे, जिनके कारण भी क्या हुआ, ये हुआ। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दार्शनिक हुआ, विचारक हुआ, लेखकों ने क्या हुआ, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लगा कि हमारे ऊपर जो प्रताड़ना हो रही, हमको जितना प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें उस प्रताड़ना को सहना नहीं है और हमें इस क्रांति में भाग लेना, जिसके कारण ये हुआ। और अगर हम दार्शनिकों की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो वहाँ के प्रमुख दार्शनिक और विचारक और लेखक हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इन तीनों का जवाब देना है। सबसे पहला बताना है कि मॉन्टेस्क्यू कौन था, वाल्टेयर कौन था और रूसो कौन थे। तो इन तीनों ने किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति में अपना सहयोग दिया, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, और इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर देना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद नहीं आता तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में लिखने के कारण मैं इस वीडियो में और अधिक परिवर्तन लाऊं, आने वाले वीडियो और अच्छे से लेकर आ पाऊँ, और जो भी कमी यदि रह जाती है तो उन कमियों को पूरा कर पाऊँ। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों विदेशी घटनाओं का प्रभाव। जैसे देखते हैं कि क्या क्या विदेशी घटनाएं घटी जिसके कारण इस क्रांति का होना संभव हुआ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1688 में कौन सी क्रांति हुई थी, इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी जो गौरवपूर्ण क्रांति थी। ठीक है, उस गौरवपूर्ण क्रांति के कारण होने पर भी इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ा, फ्रांस पर पड़ा। ठीक है, और जिसके कारण हुआ जनता नागरिक अधिकारों क्या थी, अपनी सुरक्षा के लिए ही उन्होंने चाहता था कि उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, किसी प्रकार से जो शासन किया जा रहा है उनके ऊपर ना किया जाए। तो इस प्रकार के कारण ही वो क्या हुए, क्रांति में उतर आए। फ्रांस में अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम हुआ था, फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का भी व्यापक प्रभाव पड़ा। जिस समय अमेरिका स्वतंत्र संग्राम हुआ था उसमें फ्रांस के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। फ्रांस के जितने भी सैनिक थे उन्होंने वहां जाकर भाग लिया था और उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाई थी। और जब वो लौट रहे थे तो उस समय का जो दौर था, उन्होंने देखा कि यार हमारे देश में भी इस प्रकार की जो अव्यवस्था है जिसके कारण हमें हमेशा प्रताड़ित होना पड़ता है। इसी कारण अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का प्रभाव भी वहाँ की फ्रांस की जनताओं पर पड़ा और उन्होंने भी क्रांति को एक बिगुल के रूप में बजाया। इन घटनाओं ने 1789 की जो फ्रांस की क्रांति पर है अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन घटनाओं के होने के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति हुई।
अब बात करते हैं दोस्तों तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि तात्कालिक कारण क्या होते हैं। तात्कालिक कारण ऐसा होता है जो एक चिंगारी देने का काम करता है, जिस घटना के होते ही चिंगारी भड़क उठे, ऐसे कारण को ही तात्कालिक कारण कहा जाता है। तो सबसे पहले तो बात की जाए लुई 16वां का अयोग्यता। जो लुई 16वां वहाँ का राजा था, उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी और वह 1774 में गद्दी पे बैठ गया था। लेकिन वो एक ऐसा राजा था जो अयोग्य था, गद्दी में बैठने लायक नहीं था, उसके अंतर्गत योग्यता नहीं थी और वो शासन का जो बागडोर है उसे ठीक तरीके से नहीं चला सकता था और वह योग्य राजा नहीं था। इसलिए शासन की जो व्यवस्था है वो योग्य राजा के हाथों पर होना चाहिए। उसमें प्रशासनिक कोई भी अनुमान नहीं थे, प्रशासन चलाने में वो असमर्थ था, उसका सारा जितना भी समय था वो भोग विलास में व्यतीत कर देता था और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ तात्कालिक कारण के रूप में, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति गठित हुई। अगला है दोस्तों, जब ये फ्रांस की क्रांति हुई, उस क्रांति के परिणाम फलस्वरूप हमें क्या क्या परिणाम मिले, मतलब इस क्रांति के होने के परिणाम मतलब फलस्वरूप क्या क्या परिणाम सामने निकल कर आए, उनके विषय में बात करें तो दोस्तों सबसे पहला है निरंकुश शासन का तो पूर्णतः अंत हो गया, जिससे प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। यहाँ पर सामाजिक हुआ, धार्मिक हुआ एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। विशेष अधिकार जो किसी एक व्यक्ति पे थे अर्थात वहाँ के राजा पे था, उस विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए गए और जो देवी अधिकार मतलब वहाँ का जो राजा अपने आप को भगवान मानता था, उस अधिकार को भी वहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंती प्रथा का अंत हो गया। सामंती प्रथा मतलब कुलीन जो व्यक्ति थे, मजदूर और कृषक वर्ग पर अत्याचार करते थे, उस प्रथा का भी अंत हो गया। सामंती कर से मुक्त कर दिया गया। कुलीनों और पादरियों के विशेष अधिकार जो उनको प्राप्त थे उनको भी समाप्त कर दिया गया और कर प्रणाली में क्या किया गया, सुधार किया गया, क्योंकि कर प्रणाली से यदि सबसे अधिक कोई प्रभावित था तो वह तृतीय वर्ग के किसान और मजदूर ही प्रभावित थे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की बात करें तो इन सबको क्या कर दिया, एक दूसरे से अलग करके एक विशिष्ट न्यायालय का वहाँ पे गठन किया गया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और एक प्रकार की शासन व्यवस्था की गई, अर्थात उस शासन व्यवस्था में सभी जनता वहाँ पे सम्मिलित रहे और लोगों को इससे क्या मिली, धार्मिक स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार की जो बात हुई, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया जो फ्रांस की क्रांति है वह कब हुई, 1789 में हुई। इसके 3 कारण देखे गए। प्रथम कारण राजनीतिक कारण, दूसरा देखा गया धार्मिक कारण और तीसरा देखा गया तात्कालिक कारण। इस प्रकार के जो भी कारण हुए इनके कारण फ्रांस की क्रांति हुई, जिसमें क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैला, जनता में, मजदूर में, सैनिकों में और वहाँ के रह रहे वर्गों में असंतोष फैलने के कारण ही यह क्रांति